नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्रीष्मकालीन प्रवास पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने शिव का जलाभिषेक भी किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत माता की चुनरी और मां नैना देवी की तस्वीर देकर किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों पर आकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान है, जो मन को शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अत्यंत सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है कि आज मुझे नैनीताल के अंदर में नैना देवी माता के दर्शन करने का मौका मिला। मैं जब भी नैना देवी मंदिर में आता हूं तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है, एक अलग ही आशीर्वाद मिलता है और आत्मा के स्तर पर एक बहुत आनंद आता है। और गुरुद्वारा साहब में मैं खड़ा हूँ। नैनीताल साहब का गुरुद्वारा अपने आप में बहुत सुंदर है, झील के पास में है और यहाँ आकर एक वाहेगुरु का आशीर्वाद मिलता है। एक गुरु गोविंद सिंह जी की एक साहस, शौर्य, पराक्रम का एक भावना दिखाई मिलती है और मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों स्थान पर आकर मेरी आत्मा एकदम रिचार्ज हो जाती है। आपने एक सुंदर प्रश्न किया है कि विश्व के अंदर में जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से किस प्रकार करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज का भारत अलग भारत है, नया भारत है। हमारी सोच, विचार, धारणा एक अलग मोड़ के ऊपर में है, अलग रास्ते के ऊपर में है। हमारे पूरे भारत ने राष्ट्र रूपी परिवार ने 2047 का लक्ष्य बनाया है। 21st सेंचुरी ने ऑलरेडी दस्तक दे दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने युवाओं को देखता हूं, अपने मीडिया को देखता हूं कि हम सबके अंदर में एक क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म है और मुझे अवश्य इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो भी चुनौतियां विश्व स्तर के ऊपर में हैं, इनफैक्ट विश्व में जो लड़ाइयां हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौती है, इन सब के अंदर में भारत का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हम ही ने शांति का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है और हम ही ने हमारी अगर आप सभ्यता, संस्कृति देखें तो सोने की चिड़िया भारत था और हमारी जो बेसिक्स है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, सबसे बड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षण के ऊपर में हर भारतीय अपने इस क्षण के ऊपर में सहयोग देगा और बहुत जरूरी है कि हमारे युवा, हमारा अमृत पीढ़ी इस क्षण के ऊपर में आकर पूरे भारत के निर्माण में, चरित्र निर्माण के अंदर में हिस्सा ले। मुख्यमंत्री धामी ने एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत जनहित के लिए प्रदान की गई 4 आधुनिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया है। ये पहल राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। निजी संस्थाओं की ओर से जनहित में किया जा रहा सहयोग सामाजिक उत्तरदायित्व और उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं की उपलब्धता जरूरी है। सीएम ने एचडीएफसी बैंक की इस जनकल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए कहा है कि बड़े धार्मिक आयोजनों, आपदा की स्थिति और दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों और आगामी हरिद्वार कुंभ के लिए भी एचडीएफसी बैंक से सीएसआर के जरिए और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री धामी ने बीते 4 साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कर्मियों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। सीएम ने पत्र में कहा कि उत्तराखंड की जनता की ओर से उन्हें साल 2022 में दूसरी बार मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा गया था। इस जनादेश की भावना के मुताबिक कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का व्यापक अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद बीते 4 साल में राज्य सरकार की ओर से लगभग 30,000 ज़्यादा युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति प्रदान भी की जा चुकी है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीएम धामी ने पत्र में कहा है कि अब युवा अपनी शानदार प्रतिभा और कठोर मेहनत के आधार पर राजकीय सेवा में चयनित हो रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल की ओर से बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट का फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर खेले गए बास्केटबॉल मैच के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और बास्केट में बॉल भी डाली। पूर्व विधायक जी को शैलेंद्र मोहन सिंगल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है कि उन्होंने यहाँ पर युवाओं के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कराई है। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने ये पूरा कार्य किया है, शुभ काम। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड में जिस तरीके से खेल के प्रति बच्चों की भावना है, टैलेंट है, वो आज हमको जब हमारे गेम्स हुए, नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी देखने को मिला कि उत्तराखंड टॉप 10 में उसने मेडल विजेताओं में टॉप 10 में उत्तराखंड का नाम था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पहल है कि हम एक स्टेज उपलब्ध करा रहे हैं उत्तराखंड के टैलेंटेड खिलाड़ियों को। उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको स्टेज मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी मुझे सिंगल जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक भी उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के बीच भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी व्यवस्थाओं को संभाल रखा है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि इस बार की चारधाम यात्रा अभूतपूर्व रहेगी। देखिए, यात्रा भी चलेगी, चीज़ें अनुकूल इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते निकाले भी जाएंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार से चीज़ों को संभाला हुआ है। मैं कह सकता हूँ यात्रा इस बार अभूतपूर्व यात्रा रहने वाली है और पिछले 50 लाख से ज़्यादा यात्री आए थे। इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है कि 80 लाख से ज़्यादा यात्री आएंगे। अकेले अभी तक 6 लाख से ज़्यादा यात्री आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा माहौल यात्रा का बना हुआ है। चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हो गया था। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुले। तो वहीं चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चारधाम यात्रा में दर्शन का आंकड़ा अब तक 15 लाख के पार पहुंच गया है। उत्तराखंड में चारधाम का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार लोग चारधामों में अपना रुख कर रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में चारधाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा जो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोगों की जो श्रद्धा है वो बढ़ चढ़ कर दिखने लगी है। हालांकि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की पूरी प्लानिंग भी की गई थी और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद भी किया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 15 लाख के पार पहुंचा है श्रद्धालुओं का आंकड़ा और दिनों दिन चारधाम यात्रा में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में दर्शन के लिए यात्री जा रहे हैं। हालांकि मौसम का मिजाज भी इन दिनों बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अपील भी बार बार लोगों से की जा रही है, यात्रियों से की जा रही है कि वो अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक चले और साथ ही अपना ध्यान भी रखें। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पर्यटन स्थली ओली के 8 नंबर टावर के पास हरित बुग्यालों में बिखरे पसरे प्लास्टिक गार्बेज का आखिरकार निस्तारण हो गया है। नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ के पर्यावरण मित्र की टीम स्वच्छता सुपरवाइजर अनिल कुमार के मार्गदर्शन में ओली के इस क्षेत्र में पहुंची और त्वरित गति से इलाके में पसरे गार्बेज कूड़े को बोरे में एकत्रित करते हुए वापस ज्योतिर्मठ सेमा स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में ले आए। पालिका की इस त्वरित पहल के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारी समेत पर्यावरण मित्रों का आभार भी जताया है। वहीं पालिका के स्वच्छता सुपरवाइजर अनिल कुमार ने बताया कि पालिका की ओर से लगातार साफ सफाई के लिए नियमित स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। कालाडूंगी में बदलते मौसम और बढ़ती उमस के बीच वायरल फीवर के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को भारी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान भीड़ भी उमड़ रही है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द और शरीर में कमजोरी जैसी शिकायत वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है।
आजकल काफ़ी संख्या में जो है वायरल के मरीज आ रहे हैं। ओपीडी जो है लगभग 150 के आसपास से ऊपर चली जा रही है और बाकी दवाइयाँ हमारे पास इस समय पर्याप्त है। जैसे खबर बन रही है बुखार के ज़्यादा आ रहे हैं, खांसी के ज़्यादा आ रहे हैं और यही जो है फीवर वाले काम है, बुखार और खांसी वाले ज़्यादा है। क्या प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं सर मरीजों को? मरीजों को जो है खाने पीने के लिए परहेज बताया जा रहा है और जो है दवाएँ दी जा रही हैं। पीने को फ्रिज का पानी मना कर रखा है, ठंडा खाने को मना कर रखा है और जो है गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वैश्विक बाजार में ऊर्जा की जो कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं, उसका सीधा बोझ अब तेल कंपनियों ने ग्राहकों के कंधों पर डाल दिया है। इसी का नतीजा है कि अब आपको अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों से ये अपील की थी कि ईंधन के उपयोग को कम किया जाए, यानी कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है उसको कम किया जाए। और ऐसे में उनकी अपील का असर भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ये भी देखा गया कि पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये कुछ पैसे जो हैं वो रेट बढ़ा दिया गया है 1 लीटर पर। और इसके बाद आपको तस्वीरें पेट्रोल पंप से दिखाना चाहेंगे कि अब जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो यानी कि जो लोग हैं वो अपना पेट्रोल लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं और बढ़ती कीमतों को लेकर भी लोग का साफ तौर पर ये मानना है कि आखिर रेट क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं? 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए गए, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, उसको ठीक है। ये परिस्थिति हम तो 5 महीने पहले बढ़ना चाहिए था, अभी बढ़ रहा है। और इसके बाद ये भी है कि बढ़ा है तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 3 रुपये बढ़ा है। इतना तो अब जब लड़ाई चल रही पूरा संसार एक बेहाल हो गया और इसमें अभी और ही बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं कि आज ही खत्म हो गया। अच्छा, आम लोगों की जेब पर भी क्योंकि असर पड़ रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो जी, असर तो ऐसा नहीं 150 का नहीं है। दिन में कोई 20 किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, 20-30 रुपये का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि वो कह रहे हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। कम करें, हम तो 2-3 किलोमीटर तो पैदल जाते हैं, सब्जी लेने पैदल जाते हैं और कोई मतलब रास्ते मिल गया पैदल चल रहे सब बैठ, यही हम करें और कुछ नहीं। जितना मदद हो सकता है वही करें। यानी कि देश हित में? देश हित में 100%। मैं ऑलरेडी आर्मी से हूँ मैं आर्मी से हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो मोदी जी का धन्यवाद है जो फिर भी देश को अभी तक मुट्ठी में रख रहे हैं। बहुत सारे देश तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के दाम एक बार से बढ़े हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का अंतर जो है वो इस बार देखा जा रहा है। 96.23 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो अब मिलना शुरू हो गया है और लोग जो है पेट्रोल तो डला ही रहे हैं, लेकिन अब जो खपत कम करने की बात जो कही गई थी उस पर भी अब असर होता हुआ नज़र ज़रूर आने लगा है, क्योंकि लोग पहुँच रहे हैं और पेट्रोल डीजल जो है वो खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। बस अब 3 रुपये जो रेट बढ़ा है किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर रेट तो बढ़ ही रहा है। अभी तक तो गैस को लेकर के प्रॉब्लम झूल रहे थे, अब पेट्रोल पे आ गई है समस्या। अब क्या करें सर? तो दिक्कत मान रहे हैं? दिक्कत तो सर हो ही रही है, पब्लिक तो सर परेशान ही है। दिक्कत तो सर सभी को है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो अपील प्रधानमंत्री ने की थी कि पेट्रोल बचाएं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बचा रहे हैं कि आप लोग भी पेट्रोल? सर जैसे उन्होंने किया था कि पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाने की तो पूरी सर वो हो रही है। जैसे उन्होंने बोला था कि अगर कोई 4 आदमी जा रहे हैं तो अपनी अपनी गाड़ी ना लेके जाए, एक ही गाड़ी से सफ़र करें। उनकी बात पे भी सर सहयोग पूरा किया जा रहा है और कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि देहरादून में 1-2 दिन से थोड़ा सा भीड़ का माहौल भी थोड़ा कम है। मान रहे हैं लोग बात उनकी। लेकिन ऐसे में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट भी बढ़ जाएंगे, उसको किस रूप में देखते हैं आप? अब सर रेट तो बढ़ ही रहे हैं। बताओ, गरीब आदमी है तो सब आदमी जूझ ही रहे हैं चीज़ों से। बाकी तो देखते हैं जो भी होता है आगे चल के क्या रिजल्ट निकलता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल भी डला रहे हैं। लेकिन जो 3 रुपये का रेट है उसमें बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल के रेट में भी और डीजल के रेट में भी। हालांकि इससे पहले भी ये देखा गया था कि जब केंद्र सरकार ने 10 रुपये की छूट जो है एक्साइज ड्यूटी पर दी थी, उसके बाद लोगों में राहत ज़रूर थी, खुशी ज़रूर थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर लोग का कहना है कि हालांकि जो 3 रुपये बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं, हालांकि लोग इसको देश हित में तो बता रहे हैं और अपनी
समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि भाई महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे 3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई पेट्रोल डीजल के रेट पर? हमें कोई इतराज़गी नहीं है, कोई इतराज़गी नहीं। मतलब ठीक है ये 3 रुपए की बढ़ोतरी? गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे अच्छे के लिए ही करती है, हमें कोई इतराज़गी नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे 3 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल को लेकर? देखो, जिस प्रकार से संकट चल रहा है तो ये बहुत ज़रूरी भी है ना। ये क्योंकि लोग जो है फिर स्टोर करने लग जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये बढ़ोतरी हो जाए। तो ठीक है, इससे पहले छूट भी दी गई थी 10 रुपए की। हाँ, ये तो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो बिजनेस है ना जी, इसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पेट्रोल के जो दाम है वो हम आपको बता रहे हैं, वो 96.23 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। यानी कि अब 3 रुपये सीधे सीधे बढ़ा दिए गए हैं और 3 रुपये कुछ पैसे का जो रेट है उसकी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की हम बात करें तो उसका जो रेट है वो 104.69 रुपये पर लीटर पर पहुंचा हुआ है। तो यानी कि अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम भी डला रहे हैं तो वो 100 के पार है, और अगर डीजल ले रहे हैं तो वो भी 91 रुपये 92 रुपये तक पहुंचा हुआ है, जो कि कहा जा सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोगों की जेब पर इसका असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें, कम से कम पेट्रोल डीजल की चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो असर अब होने लगा है। राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो अब वाहनों का उपयोग कम से कम कर रहे हैं, या फिर जो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते थे वो अब 2 व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून के सहसपुर में स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक पर धारदार हथियार से हमला किया गया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को धर्मावाला के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने शुरू किए गए। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि आरोपी और उसके परिवार का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जाए। वहाँ से पानी भरने आया था यहाँ पे, और पानी भर के हम तो वहाँ खड़े थे। उस समय एकदम वो आया, तरांती से काटने लग गया। किसने काटा है? उस लड़के ने, जो लड़का था। क्या नाम था लड़के? लड़के नाम नहीं जानता। आपका नाम उसके रवि है और लड़के का नाम कार्तिक? हाँ, जो भी है, मेरे को इससे पता नहीं था। फिर ये यहाँ पे पड़ गया था जी। लोग हमने बोल रहे थे सब लोगों को हॉस्पिटल ले जाओ, इससे कोई साथ में नहीं आया। फिर मैंने खुद ही अपनी गाड़ी लाई, इसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। किस टाइम की घटना होगी ये लगभग? 8 बजे की होगी। यहाँ 9 बजे रहता, कम से कम 9 बजे का टाइम होता है, ये टाइम था। अरे हमला करने वाला कहाँ का? यहीं का लोकल? यही का है, यही रहने वाला था। हमने हॉस्पिटल पहुँचाया था। यहाँ पर बाकायदा हम उसमें देख रहे हैं कि वो पाठल लेकर के, और ये बिल्कुल हमारे सामने सब पड़ा हुआ है। यहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जो केवल पानी भर रहा था शायद वहाँ खूंटे पे, और उस पर उसने बिना किसी प्रोवोकेशन के पीछे से जा कर के पाठल से हमला कर दिया, और वो जीवन और मौत से जूझ रहा है। तो बहुत ही ये इस वजह से जब मुझे इसकी सूचना मिली कि हाँ मैं पहुँचा हूँ, और हमारा सहसपुर के SHO साहब और उनका पूरा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर है। शायद इससे पहले लोग सी वगैरह भी आए होंगे। तो अब ये कहा गया है अभी तो उनके जीवन रक्षा किसी तरीके से हो जाए। बाकी पुलिस जो है इसका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालेगी, इसका भी, इसके परिवार का भी, कहाँ से आए, इनके खिलाफ उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर भी कहाँ कहाँ कोई केसेज वगैरह दर्ज है, उसके आधार पर इनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली थी क्या नाम कि ये बद्रीपुर गांव में कोई किसी ने पाटल मार दिया है। तो ये मौके पर पहुंचे तो गांव का एक महेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसको गांव के एक कार्तिक नाम के व्यक्ति ने, जो बता रहे 10-15 साल पहले यूपी में रहते थे, यहाँ पर आके बसे हैं। उसने गर्दन के आसपास मतलब कई बार किए। तो उसमें अभी घेरवाला से तैयारी ली जा रही है, और अभी घायल है अभी मौके पर, ठीक है। जैसे विवेकानंद अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, तो अभी स्थिति गंभीर नहीं है। डॉक्टर से बात की गई तो अभी स्थिति ठीक है उसकी। तो घेरवाला से तैयारी लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में वैशाख अमावस्या के पावन अवसर पर सनातन धर्म, वेद सम्मत संत परंपरा और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से अखिल भारतीय संत परिषद की स्थापना की गई। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के नेतृत्व में गठित यह परिषद सत्ता और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर संत समाजों की स्वतंत्र आवाज बनाने का दावा कर रही है। परिषद का उद्देश्य संतों की गरिमा की रक्षा, धर्म आधारित नैतिक जागरण और गुरुकुल शिक्षा, संस्कृत गो संरक्षण और सनातन मूल्य के संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। देखिए, आज जो हमारे ये अखिल भारतीय संत परिषद बनाया गया है, तो बहुत सारी पीड़ा हमारे मन में थी। कई संतों की पीड़ा हमारे स्वामी जी के मन में थी कि बड़े बड़े जो मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं, जिनको अखाड़े द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। सामान्य संत जो हैं, जो महंत होते हैं, उनकी तरफ उनको कोई सुविधाओं का लाभ कहीं से नहीं मिलता था। ये 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के मात्र 11 लोग एक कमरे में बैठकर और फैसला कर लेते थे पूरे समाज का ठेकेदार बनने का। उस सब मिथक को तोड़ते हुए आज हमारे स्वामी जी ने ये कदम उठाया है अखिल भारतीय संत परिषद का। ये बहुत सराहनीय कदम है और यहाँ हमें सबको उम्मीद है कि जो हमारे महंत हैं, संत हैं, सबको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। वे जिस प्रकार से अखाड़ा परिषद में आपस में सिर फुटोवल है, सरकारें भी बहुत कंफ्यूज हैं, तो इसलिए मैंने इस बात को सोचा। बहुत संतों ने कहा कि एक अलग संगठन ऐसा बनना चाहिए जो कुंभ के समय में या कुंभ के बाद भी, पहले भी संतों की पीड़ा, संतों के लिए कार्य करे। अखाड़ा परिषद पिछले 20-25 वर्षों से केवल राजनीति कर रही है, उसके संतों की किसी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। अखाड़ों की स्थिति आप देख रहे होंगे कि शास्त्रों की मर्यादा तार तार हो रही है। शंकराचार्य किसी को घोषित कर दे रहे हैं, जगत गुरु किसी को घोषित कर रहे हैं, किसी को मंडलेश्वर बना रहे हैं, किसी को, तो वो जो शास्त्र की मर्यादा कैसे स्थापित होगी, उनपे अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे होगी जो फर्जी लोग घूम रहे हैं। अब कालनेमियों पे कार्रवाई शासन को करना पड़ रहा है, आपने देखा अभी। तो यहाँ हरिद्वार में हजारों कालनेमी घूम रहे हैं जो अपने व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो साधु का वेश बना करके घूम रहे हैं। तो इसलिए ये संत परिषद बनी है, महाराज श्री के नेतृत्व में बनी है। और महाराज जी अभी थोड़ा वो हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। महाराज जी संत संकोच नहीं करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।